गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हमने जो है नीट 36 पीवाईक्यू इंक्लूडिंग 2023 लिया है और आज की क्लास का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में से ये 3 टॉपिक लिए गए हैं आज की क्लास में। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड फैराडेज लॉ एंड लेंज़ लॉ। इन 3 टॉपिक पर 36 ईयर्स में मेडिकल बेस्ड और नीट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उन सारा का डिस्कशन इसमें मिल जाएगा। इन जो है क्वेश्चंस का डिस्कशन करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। पहले बेनिफिट तो हमें ये होगा कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न जो है किस तरीके का है। और दूसरा जो बेनिफिट है कि हमें ये मिलने मालूम होगा कि हमें इन टॉपिक में से किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों को थोड़ा सा ही स्लाइटली पढ़ के निकल लेना चाहिए। अब हम जो है कोई देरी किए बिना अपने जो है क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आप देख रहे हो नीट अक्टूबर 2020 का है। तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चंस में। किसी क्वेश्चंस को करने से पहले एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आप उसको क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद अ कॉइल इन वेवर इज गिवन बाय दिस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट 4th सेकंड। तो यहाँ जो ध्यान रखना है ये 4th सेकंड पे पूछा है, न कि 4 सेकंड में। और आप इस बात को जानते हो कि 4th सेकंड और 4 सेकंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो 4 सेकंड्स में हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना होगा 4 सेकंड पर और इंड्यूस ईएमएफ निकालना होगा 3 सेकंड पर। अब 4 सेकंड वाले इंड्यूस ईएमएफ में से हम जो है 3 सेकंड का वाला इंड्यूस ईएमएफ सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इंड्यूस ईएमएफ एट 4th सेकंड कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये की पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन का, है ना। अब इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए आप फैराडेज लॉ को देखते हैं। तो फैराडेज लॉ ये होता है हमारा E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। डी फाइव डी टी ये वाला। अब इसको मतलब इसका क्या है कि हमने जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू फाई की वैल्यू ये डाल दी। हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स दे ही रखा था क्वेश्चंस में, तो ये डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे 5, 3 और 16 कांस्टेंट हैं। तो इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमने 5 को बाहर ले लिया और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2t। और 3 को भी मैं यहाँ से बाहर ले लिया और t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। और 16 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो यहाँ से हमारा ये मिला, ठीक है। अब हमारा जो की पॉइंट था कि ये तो हमारा ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ एज टी सेकंड, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम आ गया इंड्यूस ईएमएफ। अब हमें फोर्थ सेकंड में निकालना है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 4th सेकंड में निकालने के लिए 4 सेकंड में निकालेंगे। तो ये आ गया -43 वोल्ट, ठीक है। और 3 सेकंड में जो है क्या आ जाएगा माइनस वैल्यू रख देंगे टी इज इक्वल टू इस वाले रिलेशन में 4 सेकंड में निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू 4 रख दिया। तो यहाँ से देखिए ये मैंने सॉल्व कर रखा है। और 3 सेकंड में जब इंड्यूस ईएमएफ निकाला तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड रख दिया। तो ये आ गया। अब जो की था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था, हमें तो 4th सेकंड में निकालना था। तो हमें 4 सेकंड वाले में से 3 सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया। कितना आया -10 वोल्ट। तो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कॉइल ऑफ अ कॉइल ऑफ 1800 टन्स इफेक्टिव एरिया। इसका एरिया दे रखा है कॉइल का और उसका टर्न्स है 800, है ना। इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री। कितने एंगल से रोटेट कर दिया जाता है प्लेन को? 90 डिग्री से अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस, है ना, in 0.1 सेकंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल विल बी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि 800 टर्न्स है तो कैपिटल हमारा इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ये डीप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर डेल्टा टी है, मतलब जो है कि ई इज इक्वल टू होता है। अब यहाँ से क्या हुआ
φ2 कैलकुलेट करेंगे तो φ2 हमारा NBA cos थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है देखिए, 90 डिग्री अराउंड टू इट्स प्लेन। पहले क्या था, ये परपेंडिकुलर टू था, प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड था। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन द, अगर देखिए मैं इसको यहाँ से एक थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करके चलो ये आपकी एक सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, इसमें टाइप ऑफ कॉइल नहीं दे रखा, हमने सर्कुलर कॉइल ले ली। इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा ए कैप, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है बी कैप। तो यहाँ से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो एंगल 0 है, एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्लेन ऑफ द कॉइल हो गया, प्लेन ऑफ द कॉइल के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशंस में थीटा क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। तो एन की वैल्यू डाल देंगे 800, और एरिया की वैल्यू हमें ये दे रखी है, और फील्ड हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है। एंगल 0 हो गया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में ये आ गया 200 इंटू 10⁻⁵ वेबर। अब कहता है कि इसको घुमा के हमने इसको परपेंडिकुलर कर दिया। परपेंडिकुलर करने का मतलब है कि कॉइल की स्ट्रक्चर सब देखिए इस तरीके से कर दी। मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ऐसे था, और कॉइल बना दिया अब हमने इस तरीके से, ऐसे घुमा दिया। अब एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब बता भी रखा है कि 90 डिग्री कर दिया, तो अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से φ1 हमारा क्या हुआ, NBA cos 90, तो इसका हो गया 0 हो गया। तो 0 आने पर हम क्या निकालते हैं, φ2 माइनस φ1। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इंड्यूस ईएमएफ का कॉइल का कितना आया यहाँ से, इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, जीरो को जीरो को सब्सट्रैक्ट कर और 0.1 से डिवाइड कर दिया। 0.1 से डिवाइड करने के बाद में 10 का 0.1 नीचे बचेगा, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये भी मतलब जो है कि क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस भी हमारा किस पे था, फैराडेज लॉ पे बेस्ड था। दूसरा क्वेश्चंस भी फैराडेज लॉ पर ही बेस्ड था। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज restricted within a regions of radius r। मैग्नेटिक फील्ड केवल इस रीजन में है, ये डॉट डॉट, ये क्रॉस 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 दिखा रखे हैं मैंने, रेड रेड कर दिया, इस वाले रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड है ना। और द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद द टाइम, और ये इस टाइम की रेट से चेंज होता है, dB/dt से चेंज हो रहा है। लूप 1 ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये लूप 1 है यहाँ दे रखा है, और रेडियस इसकी कैपिटल आर है। एनक्लोजेस द रीजन्स आर एंड लूप 2 of radius r2 is outside the regions of magnetic field as shown in the figure। ठीक है, क्या कह रहा है, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल एनक्लोजेस द रीजन। ये तो रीजन को एनक्लोज कर रहा है, मतलब इस वाले रीजन को जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से चेंज हो रहा है। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे बाहर है इससे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज नहीं हो रहा, या एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, तो इससे तो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एस ऑन इंड्यूस ईएमएफ या ईएमएफ जो आएगा हमारा, क्या होगा, 0 आएगा लूप 2 से, तो है ना, L2 से क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो ये तो आपका मालूम है कि हमारे फैराडेज लॉ को देखते हैं तो ये आता है, या तो एरिया चेंज होना चाहिए, या फील्ड चेंज होना चाहिए, या फिर थीटा चेंज होना चाहिए, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सेकंड केस में ना तो एरिया चेंज हो रहा, ना लूप चेंज हो रहा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, और ना ही थीटा चेंज हो रहा है। तो इससे सेकंड लूप से तो 0 आ गया। अब बात आती है इससे, इसका एरिया तो देखिए ये वाला आएगा। ये अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है केवल इस रीजन्स में चेंज हो रहा है, इजंट इट, और इस रीजन्स में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशंस देखें तो क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली।
तो टू अ सरफेस है ना नॉर्मली। अब देखिए यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल इस एरिया से पास हो रही हैं, इजंट इट? कौन से एरिया से पास हो रही हैं? इस वाले से। सेकंड वाले में इससे हमारी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, जो कैपिटल आर वाले रीजन से। तो मैग्नेटिक फील्ड ये इसी से चेंज हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा इसको एनक्लोज कर रहा है, तो इससे कंसर्न मैग्नेटिक जो इन फ्लक्स जो चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस रीजन का रहा और एरिया ये रहा इस वाले का पाई आर का। तो यहाँ पे ये कैपिटल आर हो जाएगी, बाय मिस्टेक स्मॉल आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ये हो गया सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। क्लियर? तो ये भी हमारा फैराडेज लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चंस का पैटर्न देख लिया आपने। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स बाई एज ऑन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब इसकी डायरेक्शन दे रखा है एक्स बाई पाथ, चाहे तो ऐसे जा रहा है या फिर इस तरीके से जा रहा है ना। दी ए बी सी डी इज अ कॉइल एडजेसेंट इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये कॉइल दे रखी है। व्हाट विल बी द डायरेक्शंस ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस इन द कॉइल। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन मोशंस में है तो वो करंट कैरी करेगा। तो करंट कैरी करेगा, करंट का फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन उसके फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो हम मान लीजिए एक डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ही हमारी हो गई ये वाली y2x हो गई, है ना। अगर जो है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन x2y हो जाएगी। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, अलोंग ये एक्स डायरेक्शन में, मतलब फ्रॉम वाई टू एक्स। तो करंट मेरी ऐसे जाएगी। करंट को मैंने जो है क्यू बाई टी कहते हैं, तो ई बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई माइनस का ई बाई टी हो गया, ये करंट हो गई। अब करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ पे स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, म्यू जीरो आई बाई टू पाई एक्स। एक्स मैंने ले लिया इसके सेंटर से, और इस वायर की जो वायर का मतलब मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है एक्स ले ली, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ पे, ये वाला। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया एंड इनटू cos थीटा। तो एरिया निकालूंगा मैं इस कॉइल का, तो इस कॉइल का एरिया निकाल लेंगे, तो इसका जो है रेडियस हमने कंसीडर कर ली आर, तो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर cos थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पे, देखो आप राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा था, देखिए आप देख रहे होगे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस क्या थी, इस तरीके से थी। थंब देखिए मेरा राइट हैंड, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस ये थी, तो करंट की डायरेक्शंस इसके अपोजिट हो जाएगी इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, कॉइल ऊपर कहते हैं कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आएगा, मतलब टूवर्ड्स द लीडर। ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स गिव द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट और इसके बीच में कितना एंगल हो गया, एरिया वेक्टर्स के, कॉइल के एरिया वेक्टर्स के बीच में। एरिया वेक्टर्स भी कॉइल का है, मेरी तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी तरफ है, तो एंगल इन दोनों के बीच में हुआ जीरो। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये इस कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है एक्सलेटेड है या फिर कांस्टेंट से है। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना। तो वो क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहा, एरिया भी कांस्टेंट रहा, थीटा तो जीरो ही आ गया हमारा, तो कॉस जीरो वैल्यू हो गई। तो न तो बी में जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा, तो इसलिए ये भी जीरो। इंड्यूस ईएमएफ बी के कंसेंट में तो चेंज नहीं होना है, और न ही इस कॉइल का एरिया चेंज हो रहा, तो फिर भी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी जीरो ही हो गई टाइम के रेस्पेक्ट में। और न थीटा चेंज हो रहा है, तो न थीटा चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट रही, तो उसका भी जीरो आ गया। तो इसमें से मतलब है कि न तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है इस केस में, और न ही इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो न ही कोई करंट फ्लो होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, तो ये इस तरीके का
अब देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है हमें कितना, 400 ओम। क्या दे रखा है, 400 ओम, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम टी। तो यहाँ से देखिए इंड्यूस ईएमएफ ये दे रखा है फ्लक्स, तो फ्लक्स फैराडेज लॉ का यूज करके हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेंगे, वो हमारा होता है डी फाई बाई डी टी, माइनस का डी फाई बाई डी टी। और इंड्यूस ईएमएफ ही पोटेंशियल हो जाता है, तो ये जो है पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल हो गया। अब ये जो है इंड्यूस ईएमएफ है वो ओम्स लॉ को भी फॉलो करता है, और इंड्यूस करंट भी जैसे हमारी सिंपल डीसी करंट थी ओम्स लॉ को फॉलो कर रही थी, उसी तरीके से इंड्यूस करंट भी ओम्स लॉ को फॉलो करती है। तो वोल्टेज तो हमारा यहाँ पे ई हो गया, रेजिस्टेंस आर है, तो टाइम करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हुई, ई बाई आर, मतलब माइनस डी फाइव बाई डी टी ओवर आर। तो इसका मैंने मॉड ले लिया है, तो डी फाइव बाई डी टी मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी, तो इसका मॉड डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो देखिए 50 को बाहर ले लेंगे और टी स्क्वायर का 2t और 4 का 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमने जो है फिर रख दिया, ये कितने टाइम पे निकालनी है, 2 टाइम पे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डाल दिया यहाँ पे, तो 200 प्लस 0 डिवाइड बाई 4 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर आ गया आंसर। 0.5 एम्पियर पहले से, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इस तरीके का। तो आप देखिए 5 क्वेश्चंस किए हमने, 5 क्वेश्चंस सभी के सभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इंड्यूस ईएमएफ पर ही बेस्ड थे। डिफरेंट डिफरेंट वो हो गया, क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, तो ठीक है, हमें इसको ध्यान देना है मेनली क्वेश्चन करते समय। अब क्वेश्चन 6 देखिए, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो दे रखा है हमें ये, ठीक है, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप का मतलब है कि area vector of the loop and circular loop and the magnetic field are in same direction, मतलब parallel to each other, तो theta is equal to 0 डिग्री आ गया, ठीक है। the radius of the loop is made to shrink at a constant rate of this, तो रेडियस चेंज हो रही है मतलब डी आर बाई डी टी, और श्रिंक हो रही है तो मतलब ये नेगेटिव में जाएगी, घट रही है। इसका मतलब जो रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसका एरिया बदल रहा है, क्या बदल रहा है, एरिया बदल रहा है। तो हमने जो है, तो इसमें क्या है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है 2 सेंटीमीटर पर, जब कब, जब रेडियस हमारी कितनी हो जाए, 2 सेंटीमीटर की हो जाए घट के, है ना। तो हमें पता है फैराडेज लॉ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, और पाई इज इक्वल टू हमारा बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप है, तो प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से थीटा 0 हो गया, थीटा की वैल्यू रख देंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमारा बी पाई आर स्क्वायर। तो बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, पाई भी एक कांस्टेंट है, चेंज किस में आ रहा है हमारा, रेडियस में आ रहा है, और वो रेडियस में आ रहा है, किस रेट से जो है चेंज हो रही है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि आर इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ से 2r आ गया, और डी आर बाई डी टी, डी आर की वैल्यू हमें ये दे रखी है, कितनी है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, और आर हमारा कितना जब हो जाए, 2 सेकंड, जो 2 सेंटीमीटर हो जाए, तभी इसको हम जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए बी की वैल्यू 0.025 डाल दी, और पाई तो पाई है ही, और 2 ये रहा, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और ये मतलब 1 डी आर बाई डी टी 1 मिलीमीटर पर सेकंड का मतलब है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस में है, तो यहाँ से ये आ गया, सॉल्व करके वैल्यू सॉल्व कर दिया। देखिए यहाँ पे ये 0.1 है, तो क्या किया, हमारा प्लस का आ रहा है, तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का डिवाइड कर दिया, तो वो एक 6 में चला जाएगा, तो ये माइक्रो वोल्ट हो गया। आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, पाई माइक्रो वोल्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था इस तरीके से। अब देखो ये है अ रेक्टेंगुलर
square, a circular and an elliptical loop all in the xy plane। तो मैंने यहाँ फिगर पहले ही बना दिया आपके लिए, तो ये रेक्टेंगुलर लूप है मेरा, और यहाँ पे ये क्या है, सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, और ये इलिप्टिकल लूप है। ये तीनों के तीनों किसमें है, एक्स वाई प्लेन में पड़े हुए हैं। अब ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity। वेलोसिटी भी कांस्टेंट है उनकी, और मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्स जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को ये ले लिया नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब ये इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस है मेरी तरफ, तो पेपर के अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस ऐसे ऐसे आएगा, क्रॉसेस से रिप्रेजेंट होगा, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनवर्ट द पेपर। ठीक, अब क्या कहता है कि पूछा क्या है, the induced EMF during the passage of these loops out of the field regions will not remain constant। किस केस में कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो देखिए यहाँ से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा रेक्टेंगल की ये साइड जो है मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगी, ब्रेथ जो है, तो यहाँ से भी इसकी ब्रेथ बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, परपेंडिकुलर क्रॉस करती जा रही हैं, है ना। तो इसकी साइड तो घट नहीं रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है, एक कांस्टेंट जा रहा है। किस तरीके से कांस्टेंट में हो रहा है, कांस्टेंट से चेंज हो रहा है, मतलब डी ए बाई डी टी जीरो रहा, क्या रहा, डी ए बाई डी टी जीरो रहा। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस केस में। अब बात आती है हमारी, कांस्टेंट रहा, सॉरी नॉट जीरो नहीं रहा, डी ए बाई डी टी क्या रहा, कांस्टेंट रहा, क्या रहा, कांस्टेंट। तो रेक्टेंगल के केस में जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो कांस्टेंट डेवलप होगा, क्या होगा, कांस्टेंट डेवलप होगा। दूसरा जो है ये हमारा जो है सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप का देखिए पहले तो ये वाला पोर्शन बाहर निकला, फिर इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, है ना, और फिर इससे, तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो कि यहाँ से जब इसके सेंटर तक आते हैं तो एरिया कंटिन्यूसली बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स भी जब सर्कुलर लूप ड्रैग किया जाएगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे कंसर्न मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब इंड्यूस ईएमएफ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना। ऐसे ही केस हमारा इसका है इलेक्ट्रिकल लूप का, इसमें भी पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो सर्कुलर लूप एंड इलिप्टिकल लूप में कांस्टेंट नहीं रहना है। दीज लूप्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो हमारा इलिप्टिकल लूप और सर्कुलर लूप में कांस्टेंट नहीं रहेगा, जबकि रेक्टेंगल लूप और स्क्वायर लूप हैं इसमें क्या रहेगा, मैं इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट रहना है। क्लियर हुआ, ये था। और कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सर्कुलर लूप है, स्क्वायर लूप है, जब मैग्नेटिक फील्ड में ड्रैग किए जाते हैं तो उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जबकि इसके जो है रिवर्स में स्क्वायर लूप हो या फिर हमारा इलिप्टिकल लूप हो, अगर वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैक किए जाते हैं तो उनका एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता है। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 8 पे, a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field। The radius of the loop starts shrinking। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसमें देखिए ये रहा, इससे पहले वाला ही है, ये है रेडियस श्रिंक हो रही है किस रेट से, तो ये हमारा क्या रहा, डी आर बाई डी टी रहा, डी आर बाई डी टी, है ना। और ये कैसे रहेगा, स्ट्रिंग हो रही है माइनस का। इंड्यूस ईएमएफ
जिस तरीके से इसमें हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से। तो देखो यहाँ पे 2010 में और 9 में सेम कैटेगरी का क्वेश्चंस रहा है ना। तो इस 2010 में एंड 9 में सेम कैटेगरी का क्वेश्चंस रहा है। ठीक, अब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो वही केस करेंगे। पहले तो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट मींस पैरेलल टू द एरिया वेक्टर ऑफ द सर्कुलर लूप। तो थीटा तो जीरो हो गया और फिर हमारा बी कांस्टेंट है तो बी को बाहर ले लिया और पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। आर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हमने आर का डिफ्रेंसिएशन कर दिया 2r इंटू डी आर वाई डी टी। डी आर वाई डी टी माइनस का 2 मिलीमीटर है पर सेकंड है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मीटर में कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया है, -2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया और ये आ गया हमारा 3.2 पाई म्यू वी। अब देखो यहाँ पे 3.2 पाई म्यू वी है ना, माइक्रो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। अब जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और जितना आप जल्दी से फॉर्मूला को रिकलेक्ट कर सकते हो उसी स्पीड में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये और एक मेन मोटिव ये था हमारा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शंस। बी की वैल्यू दे रखी है ये और ये रेडियस दे रखी है। इन सच वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद बी। तो यहाँ पे इसकी एक्सिस जो है लूप की या डिस्क की जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड से एंगल 60 डिग्री बना रही है। तो इस मतलब क्या रहा इसका, इसकी एरिया वेक्टर, सर्कुलर लूप के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक इंडक्शंस में एंगल 60 डिग्री आ गया। जैसे सपोज करके चलिए कि यहाँ पे ये मेरा, मैं ले लेता हूँ सर्कुलर डिस्क ले लेता हूँ, एक ये जो है सर्कुलर डिस्क है। ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड द प्लेन होगा, इधर जा रहा होगा ऐसे करके, है ना, ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स में एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री का है। तो हमने ये लगा दिया यहाँ से बी फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा का मतलब क्या है, बी रख दिया और ए सर्कुलर का डिस्क का एरिया भी वही होता है जो रिंग का होता है, पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी 60 डिग्री और बाद बाकी की वैल्यू रख दी। ये आ गया आंसर। ये 2008 का है, CBSE। तो ये 0.02 वेबर। ठीक, फ्लक्स से बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें भी देखिए ये क्वेश्चंस तो है ना, इस क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस। एज ए रिजल्ट ऑफ change in the magnetic flux linked to the closed loop shown in the figures, and EMF V volt is induced in the loop. The work done in taking a charge Q coulomb once along the loop। मतलब एक चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, along the loop लेके आ रहे हैं। तो अगर अब यहाँ देखना, इसमें बहुत बड़ी मजे की बात है कि हमारा क्या है कि इंड्यूस्ड वोल्ट है, इज इंड्यूस्ड इन द लूप। अगर ये सिंपल वोल्ट होता तो ये हमारी वो क्या हो जाती, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाती। ए से घुमा के क्यू चार्ज को ए पर ही ले आए तो सिंपल पोटेंशियल्स में या डीसी वोल्टेज में वर्क डन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन ये इंड्यूस ईएमएफ है, तो इंड्यूस ईएमएफ में वर्क डन जो है आपका इस पर डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड करता है। तो वर्क डन हमारा क्यू बी होगा। और इसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ सेटअप किया है कि कंफ्यूज करने के लिए। अगर यहाँ पे केवल ये इज इंड्यूस इन द लूप वर्ड नहीं होता या फिर ईएमएफ वी नहीं होता तो हमारा जो है
आंसर आता बी। ध्यान देना, आप चले जाइए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक्स में, है ना, रिकलेक्ट कीजिए नॉलेज को। और अगर यहाँ पे हमारा क्या है, केवल और केवल क्या दे दिया, इंड्यूस ईएमएफ दे दिया, और इंड्यूस इन द इंड्यूस ईएमएफ दे दिया, तो इंड्यूस ईएमएफ जब होने पर वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन अ क्लोज लूप inside the induced EMF or in a regions where the induced EMF is there is not zero, it is equal to QB. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ये था। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, a magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount del phi in a time delta t, then the total quantity of electric charge q that passes any point in the circuit during the time interval। तो बस देखिए हमें क्या है, आई की डेफिनेशन क्या होती है, q बाई डेल्टा टी के होती है, q बाई डेल्टा टी। इसको आप देखिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टोटल चार्ज का मतलब ये हमारा कहाँ से आया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा q ऐसे करके, फिर यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर दिया, t डाल दिया। वो सब जो है कन्फ्यूजन्स का केस है, आप सीधा जो है डायरेक्ट लीजिए। तो डेल्टा क्यू हमारा क्या है, चार्ज, क्यू चार्ज हो गया, टोटल चार्ज है। और क्यू की करंट की डेफिनेशन हम निकालें तो क्यू बाई डेल्टा टी या क्यू बाई टी आ गई। तो क्यू बाई टी की मतलब जो है क्यू, और ये आई जो आएगी हमारा क्या है, इंड्यूस ईएमएफ से आएगी। ये करंट होगी हमारी इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट क्या होगी, ई बाई आर। ई क्या होगा, फ्लक्स से जो है फैराडेज लॉ से निकाल लेंगे, डी फाइव बाई डी टी, और ये मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ ये इसको रख दिया डेल्टा, या डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, इसका मॉड ये आ गया। तो ये है आपका थ्योरेटिकल है, और ये शायद एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इसको आप जो है 11 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन देखिए, अभी निकाला है 12। टोटल चार्ज इंड्यूस इन द कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा फाइव बाई आर, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अभी यही क्वेश्चन किया था, ठीक है, 2004 का और 2019 का। तो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन हम देखें लगभग लगभग सेम है, या तो फ्लक्स पूछा है, या फिर इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, या फिर करंट पूछ लिया है। तो हमें इंड्यूस ईएमएफ के केस में भी ध्यान रखना है, करंट ओम्स लॉ को ही फॉलो करती है। इंड्यूस करंट है वो भी, यहाँ पे भी करंट ही पूछी आपको। और रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, है ना, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 square centimeter has a resistance of this if a magnetic field which is perpendicular से मतलब area vector and magnetic field are parallel to each other। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉइल चेंजिंग एट द रेट ऑफ, अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है 1000 टेस्ला पर सेकंड की रेट से। तो हमारा करंट क्या होता है, ई बाई आर होता है, और ई हम निकालते हैं फैराडेज लॉ से, मॉड ऑफ माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी, तो इसको हम जो है फाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, फाई हमारा होगा यहाँ पे आपको पता है, फाई इज इक्वल टू होगा, या फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए, और परपेंडिकुलर है कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा, ये डाल दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चंस में दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में डी वी बाई डी टी, और थीटा जो है 0 डिग्री हो गया था, यहाँ से रख दिया, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू सीधी रखिए, ये डी वी बाई डी टी, और ये कितना दे रखा है हमें, डी वी बाई डी टी। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, हमें फॉर्मूला नहीं पता और उसको आगे की सॉल्व करने की प्रोसेस नहीं पता, क्योंकि उस वजह से हमें ये क्वेश्चंस टफ लगते हैं। नीट वाले स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि उनका थोड़ा मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डगमगाया रहता है। तो डगमगाया का आप जो है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशंस पे ध्यान दीजिए। और यहाँ से आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो है
तीनों टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं लगभग डिफरेंशिएशन बेस्ड ही है, डिफरेंशिएशन बेस्ड ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, a magnetic field of this Tesla acts at right angle to a coil of area this। देखिए फील्ड दे रखा है आपको, इतने टेस्ला का है, एरिया वेक्टर दे रखा है, इतना है, टर्न्स दे रखे हैं, देन एवरेज इंड्यूस EMF इंड्यूस इन द कॉइल इज दिस, तो ये वैल्यू भी दे रखी है। व्हाट इट इज when it is removed from the field in t seconds, t की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है कि फैराडेज लॉ को हम जो है एवरेज की टर्म्स में निकालते हैं, तो डेल्टा माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी का मतलब है मॉड ले लिया इसका, फाइव टू माइनस फाइव वन, और फाइव टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए फाइव टू है क्या है, एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, थीटा क्या है कॉस थीटा है, ये सॉरी एन बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू द कॉइल ऑफ एरिया, अब मतलब यहाँ ध्यान देखना है, राइट एंगल टू द कॉइल ऑफ एरिया दिस, मतलब जो है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के किसका है परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर्स क्या हो गया हमारा, वही केस है, परपेंडिकुलर करें या 90 डिग्री, तो एरिया वेक्टर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में ही हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू ये 0 हो गया, है ना। वैल्यू रख देंगे, यहाँ से एन की वैल्यू 50 डाल दी ये वाली, और बी की वैल्यू ये रही हमारा 2 × 10 की पावर, और ए की वैल्यू ये है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके, और फिर यहाँ पे ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने देखा ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमें टी फाइंड आउट, यहाँ से ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट कर लिया ये, है ना। इसके नीचे भी वन ले लीजिए, तो टी फाइंड आउट करना था हमें, टी हमारा ये निकल गया, मतलब 0.1 सेकेंड, 0. ये एस है जनाब, 5 मतलब समझ लेना, एस सेकेंड स्टैंड फॉर सेकेंड, है ना, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शंस, या फील्ड कहिए, फील्ड इंटेंसिटी कहिए, इंडक्शंस कहिए, एक ही बात होती है, ये दे रखा है T. Tesla, a circular coil of radius 30 centimeter and resistance is this ohms, is rotated about an axis which is perpendicular to the directions of B and which forms a diameter of the coil. The coil rotates, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, कॉइल के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू हो गया, या फिर आप एफ बोल सकते हो, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस इन द कॉइल, तो एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ चाहिए, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ भी बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट निकालने के लिए इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा कहाँ से आएगा, फैराडेज लॉ से आएगा, d∅dt से आएगा। फाई हम यहाँ पे देखिए बी भी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म में, और उसका एरिया भी कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, रोटेट जब होता है तो एंगल चेंज होता है, रोटेट होता है जब एंगल चेंज होता है। तो हम यहाँ से थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, मतलब आपने एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये आ गया, अब इसका जो है हमने एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है ना, तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से आ गया आपका इसका कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह पे हमने क्या डाल दिया, ओमेगा टी डाल दिया, और ओमेगा इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस का जो है माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, ओमेगा टी का ओमेगा आ गया। अब क्या करना है
कि आई की वैल्यू पूछी, तो आई हमने 5E/R कर दिया सीधा का सीधा। आई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, E/R, और E हमारा d∅dt। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, E d∅dt माइनस का मॉड ओवर R। अब वैल्यू डाल के सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 6 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 22 का है, 22 का। तो देखिए इसमें अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 tons and average radius of 100 meter is rotating about its horizontal diameter of at 2 रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड दे रखी है, मतलब ये क्या, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज दिस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मतलब बी दे रखा है, और जो वी बोल सकते हो आप। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज दिस, देन द इंड्यूस करंट, करंट का वही, ये मैक्सिमम इंड्यूस करंट क्या होगी, NBA ओमेगा आर। तो ये देखिए आप यहाँ से आप इसको भी ले सकते हो कि मैक्सिमम इंड्यूस EMF क्या होता है, मैक्सिमम E मैक्स जो हमारा क्या है NBA ओमेगा होता है। ये कैसे आया NBA ओमेगा मैक्सिमम निकालने के लिए, तो मैंने एक अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, उसमें दे रखा है, शायद आपका नीचे वाला है तो मैं बता देता हूँ। देखिए मैक्सिमम यहाँ से लिखिए, E इक्वल टू क्या होता है हमारा, फैराडेज लॉ से, माइनस का d∅, एक माइनस मॉड ऑफ माइनस d∅/dt होता है। और पाई आपको पता है क्या है, NBA साइन थीटा। थीटा को हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ओमेगा टी, है ना। अब तो E इक्वल टू क्या आ गया, NBA, ठीक है। और ये कितना हो गया इसका, d साइन ओमेगा टी बाई dt। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ से, E इक्वल टू NBA साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का इंटू ओमेगा, ये आ गया, है ना। तो E मैक्स, सॉरी ये फॉर्मूला गलत लिख गया, यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन की जगह पे कॉस, कॉस और डिफ्रेंसिएशन हो गया साइन ओमेगा टी इंटू टी। अब ई मैक्स कब होगा, जब जो है वैन साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो। तो ये वैल्यू डाल देंगे ऊपर वाले रिलेशन में, तो ये माना NBA इंटू ओमेगा, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, NBA ओमेगा। अब पूछा क्या है, करंट पूछा है, तो करंट कितनी है, डिवाइड बाई ये हो गया, ये फॉर्मूला है ही हमारा E/R। करंट क्या हो जाएगी, E/R। तो वैल्यू डाल दो सबकी और सॉल्व कर लो। देखा 2022 का क्वेश्चन था कितना है। तो 2023 में 22 का भी ये नेक्स्ट 2022 का है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 millimeter and resistance 1 ohm is placed, a square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla if the plane of the loop is perpendicular to the directions of magnetic field, then the magnetic flux। देखिए क्या कह रहा है, if ये चीज ध्यान रखने की है, of the plane of the loop is perpendicular to the directions of the magnetic field, मतलब A और B are parallel to each other। तो यहाँ से आप जो है रख दीजिए। अब यहाँ से आपका B की वैल्यू ये है हमारी,
और एरिया हमारा कितना दे रखा है, स्क्वायर लूप है, स्क्वायर का एरिया 1 × 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 1 स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 0.5 वेबर। थैंक यू। तो इन क्वेश्चन से हमें क्या डिस्कशन निकाला, जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। और एक चीज और है कि देखिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स: मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड लॉस एंड लेंज लॉ। फैराडेज एक्सपेरिमेंट का एक भी क्वेश्चंस नहीं मिला, समझे। मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से मिले हैं, फैराडेज लॉ से मिले हैं। किससे मिले हैं, फैराडेज लॉ। लेंज लॉ का भी एक दो क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ने चाहिए। फैराडेज एक्सपेरिमेंट ये जो है हमारे फैराडेज लॉ के ही में जनरेशंस के मेन कॉज हैं। द बेसिक ऑफ द फैराडेज लॉ इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट। उससे ही तो उन्होंने फैराडेज ने लॉ बनाया था, ठीक है। तो अब क्या है कि दूसरी चीज जो है, देखिए हमारा जो है, आपने देखा कि 2023 में इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चंस नहीं है, इन 3 टॉपिक में से। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी बनती है, 100% पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा 2024 में क्वेश्चंस, एक जो क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से 3 टॉपिक में से, पर्टिकुलरली 3 टॉपिक में से। फैराडेज लॉ को भी पढ़ना है आपको, लेंज लॉ को भी पढ़ना है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स को भी पढ़ना है, लेंज लॉ को भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है कि असर्शन एंड रीजनिंग में काम आएंगे। किसमें आएंगे, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के, रीजन, असर्शन एंड रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें काम आने वाला है। थैंक यू।